हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10वीं के बेस से 12वीं के बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो। जनरल कैटेगरी कोई भी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स, साइंस हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने कुछ लिस्ट बताए थे गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो 10वीं के बेस से बताया था, 12वीं के बेस से भी और ग्रेजुएशन बेस से भी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ पे सिर्फ इसी के बारे में रिलेटेड में बात करें भाई। यहाँ पे मैंने जो पोस्ट लिखा है वो 10वीं के बेस पे भी है, 12वीं के बेस पे भी और ग्रेजुएशन बेस पे भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एसएससी 10th स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10th बेस पे आपको कौन कौन से पोस्ट, उसका सैलरी कितना है, उसका एज लिमिट कितना है, उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। इसके बाद ईयर 12 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 12वीं के बेस पे भी आपको कौन कौन से पोस्ट मिलने का चांसेस है, उसका सैलरी कितना होने का चांसेस है, उसमें एज लिमिट क्या है, एग्जाम कितने टर्म में होंगे, वो सब। सीजीएल सबसे इंपॉर्टेंट, सीजीएल इससे पोस्ट बहुत सारे हैं। इसका भी सैलरी मैंने लिख के रखा है, एज लिमिट लिख के रखा है। ये एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, ये मोस्टली आर्मी के लिए, ये जनरल के लिए है। ये मतलब दोनों आप एग्जाम दे सकते हो, दोनों कैपेबल आप एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पे मैंने एज लिमिट लिखा है ना, वो जनरल कैटेगरी का एज लिमिट है। जनरल मतलब आप ओपन में, ओपन से बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करोगे तो इसमें 3 इयर्स एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अभी यहाँ पे मैं लिखा 18 to 30 इयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी बोला रहेगा और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी बोला रहेगा तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये हर एक पोस्ट के लिए सेम है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख भी सकता हूँ कि कॉमन है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मेरे पास, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी के कोई पर्सन रहेंगे तो वो उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एससी एसटी कैटेगरी से होंगे तो उनको 5 इयर्स, मतलब उनका एज लिमिट बढ़ जाएगा। अगर वही मैं बात करता हूँ 18 से 25 साल, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल है। और कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका एज लिमिट कितना होगा, 18 से 28 साल। और एससी एसटी से 18 से समथिंग 30 इयर्स तक हो जाएगा। एज लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। हर एक पोस्ट में आपको सेम ये एज ऐड करना होगा अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग किया रहेगा तो। और ये जो मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो बता रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए फायदा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय के लिए फायदा है जो जिनकी एज 35 या 30 के नीचे है और वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। और पेरेंट्स भी बता सकते हैं, पेरेंट्स को मालूम रहेगा तो उन लोग क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। मींस ये सभी के लिए जनरल टॉपिक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला जैन फैब में एक पोस्ट आता है, यहाँ से फॉर्म शुरू होता है 10th बेस पे, जिसमें दो पोस्ट निकलते हैं, एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक हवलदार का पोस्ट। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट निकलते हैं, एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक हवलदार का पोस्ट। और इसका एग्जाम क्या है, इसका पहले एज कितना है। अगर आप सीबीएन मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इसमें आता है, अंडर आता है, तो उसमें 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज रहेगी जनरल कैटेगरी का, तो उस केस में आप एग्जाम दे सकते हो। और सीबीआईसी मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, उस डिपार्टमेंट में आपको अगर जॉब चाहिए तो वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो कितना है, उसका एज लिमिट कितना है, 18 इयर्स टू 27 इयर्स। 18 से 27 साल का एज रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और वो दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, तो दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल ऐड कर देना है, मतलब यहाँ पे 28 साल, यहाँ पे 30 साल हो जाएगा। और अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको 5 इयर्स ऐड कर देना, मतलब आप 30 इयर्स तक ये वाला एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप सीबीआईसी में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करो तो वहाँ का एज लिमिट 32 इयर्स तक हो जाएगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और वहाँ पे 2 सेशन रहेगा। सीबीटी मतलब टोटल एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसी दिन एग्जाम होगा, और दूसरा पीटीएफ फिजिकल टेस्ट है। तो पहला सीबीटी में 2 सेशन रहेगा, एक मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे
उसमें टोटल 60 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ पहला सेशन का, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम रहेगा आपका। मैथ्स 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 60 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ये तो हमारा सेशन 1 का हुआ। उसी टाइम उसके कुछ टाइम बाद सेशन 2 सेम डे, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स, और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स का। ये यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 मार्क्स निगेटिव। इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। सही हुआ तो 3 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। ये 2 सेशन है सीबीटी पे, दोनों आपको पास करना। उसके बाद अगर ये फिजिकल, ये पीटी किसके लिए है? मोस्टली हवलदार के लिए होता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए पीटी पीएसटी का टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये किसके लिए है? हवलदार के लिए। और अगर आप सिर्फ एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो एमटीएस के लिए सिर्फ ये टेस्ट आपको पास करना है। एक इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा 1 मार्क्स। यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आप हवलदार के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो हवलदार के लिए क्या रहेगा? आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट पीटी में क्या आता है? पीटी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पीटी में आपका रेस देखते हैं, रनिंग देखते हैं। इसमें पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपकी एफिशिएंसी चेक किया जाता है रनिंग में। और पीएसटी मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब आपका यहाँ पे चेक होता है पीएसटी। जैसे पीएसटी का नाम सुना तुरंत क्लिक होना चाहिए, भाई ये हाइट वेट हम लोग को क्या करेंगे, पूछेंगे। और पीटी में क्या होता है? रनिंग चेक करते हैं, आप कितना स्पीड से दौड़ सकते हो। वहां पे टाइम रहता है, इतना किलोमीटर, इतना मीटर, इतने सेकंड में होना चाहिए, इतने मिनट में होना चाहिए। ये हमारा ये हुआ, सिर्फ यहाँ तक है। मतलब इसके लिए इजी बोला जाता है। एसएससी 10+ का एग्जाम, 10 के बेस पे जो एग्जाम आप देते हो बहुत इजी होता है। और यहाँ पे लिखा है ये टोटल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल का। 10 का पता है 10 का लेवल कैसा होता है, बहुत लेवल कम रहता है उसका। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो इसलिए आपको मालूम पड़ जाता है, मैंने बिना पढ़े एग्जाम दे तो थोड़ा बहुत मार्क्स आ जाएंगे। और जब आप पढ़ोगे तो कॉमन सी बात है, आप क्रैक कर सकते हो, पास हो सकते हो। और ये इसका फॉर्म कब निकलता है? Jan 5 में निकलता है, जनवरी फरवरी इसके आसपास निकलता है। ठीक है, ये हमारा 10 के बेस पे हुआ। 12 के बेस पे क्या होता है? 10+2 वर्डिंग लिखा गया। 10+2 मतलब 12 के बेस पे CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके बेस पे भी सेम, उसका 2 पोस्ट 3 पोस्ट निकलते। लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री करते हैं ना हम लोग, आप कहीं जॉब करते रहोगे तो मालूम पड़ेगा डेटा एंट्री क्या होता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ग्रेड ए का डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब 2-3 अलग अलग पोस्ट निकलते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए चांस मिल सकता है। लेकिन उसका सैलरी यहाँ पे मेंशन किया मैंने, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो या लोअर डिवीजन क्लर्क आपको मिलता है तो उस केस में उसका सैलरी 19,000 से 63,000 के आसपास है। मींस 19-20 हजार से स्टार्ट होगा और फाइनली 63,000 तक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर का 29,000 से 92,000, ध्यान देना 92,000 नियर बाय 1 लाख के आसपास सैलरी इसका पहुंच रहा है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, 81,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। ये किसकी बात कर, 12th बेस की। 12वीं पास किया आपने एग्जाम, 12वीं के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल क्लियर करते हो तो आपकी सैलरी इस राउंड में आएगी। प्राइवेट जॉब में इतना सैलरी 12वीं के बेस पे पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके एग्जाम शेड्यूल कैसे है? यहाँ पे 2 टायर है, टायर 1 टायर 2 दो बार एग्जाम होगा आपका। पहला सेम बेसिक इंग्लिश, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग जो आपने यहाँ पे 10th बेस पे किया था सेम यहाँ पे रहेगा, बस थोड़ा सा एडवांस रहेगा क्योंकि 12वीं के बेस पे है ना, तो 10वीं के बेस पे थोड़ा एकदम बेसिक 10वीं का रहेगा, 12वीं में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के लिए, मतलब 2 मार्क्स ईच। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस टोटल 4। और इसमें 0.50 निगेटिव मार्किंग, एनएम बोल दिया मतलब निगेटिव मार्किंग। मैंने मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो 0.50 मार्क्स कटेगा।
मींस 25% आपका डिडक्शन होगा किसमें, टायर 1 में। ये क्लियर है? ये फर्स्ट, ये क्वालिफाई होने के बाद ही आपको सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, मतलब टायर 2 में। टायर 2 में यहाँ पे देखना 2 सेशन है, सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। और सेक्शन 1 में से मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश जीएस। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था उसी का थोड़ा सा और एडवांस इसी का पार्ट है। ये 10वीं के बेस में थोड़ा सा कम पढ़ा था, 12वीं के बेस में थोड़ा एडवांस, इसका थोड़ा एडवांस यहाँ पे आ गया। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में से मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 का सेम। ये जो आपने ये एग्जाम दिया इसका थोड़ा सा एडवांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। उसके बाद सेक्शन 3 में क्या होता है, कंप्यूटर नॉलेज आपका चेक किया जाता है कि भाई आपको नॉलेज है कि नहीं कंप्यूटर का। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का हो जाता है। 30 क्वेश्चन मैथ्स का, 30 रीजनिंग और 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन इंग्लिश का और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। तो 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है। एक क्वेश्चन ऑन के आपका 1 मार्क्स कटेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपने मार्क गलत किया तो उस केस में आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स रहेगा। बस ये आपका सेकंड सेशन 1 का हुआ। सेशन 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट दिखा रहेगा और स्किल टेस्ट दिखा रहेगा। टाइपिंग टेस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट दिखा जाएगा। स्किल टेस्ट किसके लिए रहेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको स्किल टेस्ट दिया जाएगा, इसका टेस्ट देना आपको। बस ये सेशन 2 का क्लियर। मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट और ये सेकंड। एसएससी 10 के लेवल पे एग्जाम और एसएससी 12 के बेस पे एग्जाम। और आपको पता है कि 10वीं 12वीं का एग्जाम अगर थोड़ा सा पढ़ाई किया रहेगा ना आपने, कॉमन सी बात है, अगर आपने क्लास लगाया है, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है तो ये आपके लिए बहुत इजी जाता है। और ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, पूरे भारत में इसका एग्जाम होता है। आपको जहाँ पे आप चाहिए वहाँ पे आप सेंटर अप्लाई कर सकते हो। 10वीं के बेस पे एग्जाम, 12वीं के बेस पे एग्जाम। एक आता है सीजीएल, सबसे 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 इंपॉर्टेंट सीजीएल एग्जाम। अगर इसकी तैयारी आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप ये एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो, ये एग्जाम भी, ये एग्जाम भी और ये एग्जाम भी। मतलब ये बेस है, बेस मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इसका स्टडी है। अगर ये पूरा पूरा परफेक्टली कर लिया तो आप बाकी सब इजी क्वेश्चन, ये बाकी सब पोस्ट आप इजीली क्रैक कर सकते हो। देखना इसमें क्या, इसमें पोस्ट भी समथिंग टोटल 34-35 पोस्ट है इसके। मैं सिर्फ कितना 8-10 पोस्ट लिखे हैं समझने के लिए, लेकिन अगर पूरा लिखता तो भाई पूरा बोर्ड भर जाता था। तो मैंने 8-10 पोस्ट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन आता है और इसका फॉर्म मार्च अप्रैल में भरना शुरू होते हैं। और इसमें सबसे गैजेट ऑफिसर का पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसका एज 18 to 30 इयर्स, 47,000 स्टार्टिंग सैलरी है और 1,50,000 मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी मंथली है, ध्यान देना। और इसमें दो जो पोस्ट है मोस्टली कॉमर्स लोग यहाँ पे ज्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा बैकग्राउंड ऑफिस का ये ऑडिट का है और अकाउंटेंट का है। आपने एमबीए किया है, सीएस किया है, सीए किया है, मास्टर डिग्री कॉमर्स से किया है, तो मतलब ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन एजुकेशन जो सीजीएल बहुत है, मतलब ग्रेजुएशन बेस पे आएगा। आपने ग्रेजुएशन किया तो कोई भी इसमें फॉर्म जब भरोगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बहुत 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 ज्यादा सबसे लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं। इसका गैजेट ऑफिसर का पोस्ट होता है और इसका सैलरी भी हाई होता है, 47,000 स्टार्टिंग सैलरी, सोचने की बात है। और 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख तक आपकी सैलरी जाएगी। इन शॉर्ट आप कुछ ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। और अकाउंट सेक्शन ऑफिसर में 40,000, 1,42,000 मैक्सिमम सैलरी है। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इंस्पेक्टर का पोस्ट का मैंने यहाँ पे एज लिखा है 18 से 30 साल, 18 से 30 साल। सीबीआई में अगर आप एसआई का पोस्ट मिलता है आपको तो 20 से 30 साल का उसका एज लिमिट है। इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर आपका इंस्पेक्टर बनते हो तो 18 से 30 साल का उसका एज लिमिट, मतलब इसका एज लिमिट इतना दिया है। और ये जनरल एज लिमिट है, जनरल मतलब ओपन कैटेगरी का एज लिमिट बताया मैंने। और इसका जो अगर ओबीसी में हो तो इसमें 3 साल प्लस कर दे जाना। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका 5 इयर्स, मतलब 80 to 35 इयर्स, 80 to 35 इयर्स, 20 to 35 इयर्स, मतलब 5 इयर्स आपका एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स आपका बढ़ जाएगा। ऑडिटर्स, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट सबकी सारी मैंने अभी मेंशन किया 29,000 to 90,000, मतलब
29,000 से स्टार्टिंग सैलरी 90,000 तक का सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें एग्जाम का मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। ये तो पोस्ट अभी तो सिर्फ कितना 10-12 पोस्ट ही लिखा है, टोटल 34 पोस्ट बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, तो हाई फाई पोस्ट है। इसके लिए सब लोग जब भी कहीं भी जाके देखा रहेगा, दिल्ली में अगर आप सुना रहेगा दिल्ली में, तो पूरा एक हब है, एजुकेशन हब है। मुखर्जी नगर फेमस है, क्यों? इसके लिए सीजीएल आईएसपी से सीजीएल, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने हैं सीधा दिल्ली भागते हैं। पूरे इंडिया के लोग क्या करते हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो या साउथ के कहीं भी रहेंगे ना, उन लोग कहाँ पे आते हैं? दिल्ली में। क्यों? वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छी पढ़ाई मिलती है, क्वालिटी वाले टीचर्स होते हैं, वहाँ पे रिजल्ट भी याद आते हैं। एग्जाम कैसा होता है इसका? 2 टायर में होता है एग्जाम। जैसे यहाँ पे 10+2 का एग्जाम था, सेम यहाँ पे सीजीएल का भी एग्जाम 2 टायर में होता है। पहले टायर में क्या लिखना है कि टोटल सेम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस जो देखा रहेगा सब में सेम। मैंने लास्ट टाइम भी बोल के रखा था कि सिलेबस सब में सेम है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 ही तो सब्जेक्ट है, उसी को बार बार पढ़ना, थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम पास हो जाएगा। यहाँ पे सेम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीए, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बोलते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और 0.50 निगेटिव मार्किंग, मतलब 25%। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें से 0.50 मार्क्स कट होगा अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो। और उसके बाद अगर आपका परसेंटेज की बात करें तो 25% आपका मार्क्स कट होता है एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है, निगेटिव मार्किंग। टायर 1 पास हुआ तो फिर आप टायर 2 के लिए जा सकते हो। टायर 2 में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सभी के लिए कंपल्सरी, चाहे वो कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया रहेगा तो सभी के लिए कॉमन रहेगा पेपर 1। पेपर 1 में देखना 2 सेशन है। सेशन में पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। मैं बात कर रहा हूँ टायर 2 का। टायर 1 में तो बेसिक है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस है। इसमें अगर आप पास होते हो तो आप सेकेंड टायर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकेंड टायर में कंपल्सरी फर्स्ट पेपर कंपल्सरी है, पेपर 1 कंपल्सरी है, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो कंपल्सरी। और यहाँ पे 2 सेशन होता है। सेशन 1 में सेम जैसा अभी मैंने बताया था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जनरल अवेयरनेस। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स इज, 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स इज, 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स इच, 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स इज। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स इच। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, कितना मार्क्स है? 3 नंबर का रहेगा तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग है, मतलब आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो आपका 1 मार्क्स क्या होगा? कम होगा, कट जाएगा। ये तो आपका सेशन 1 का। सेशन 1 में सेक्शन 3 है। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है, 3 नंबर का, अगर गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कटेगा। इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, मैथ्स का, रीजनिंग का। उसके बाद आता है सेशन 2। सेशन 2 में डेटा एंट्री आपका चेक किया जाता है, स्पीड टेस्ट चेक किया जाता है। ये कंपल्सरी पेपर 1 है, आपको पेपर 1 ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। दूसरा पेपर 2, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर रहते हैं ना, उनके लिए स्पेशल है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, उनको स्टैट्स का एक पेपर रहता है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का ईच, उन्हीं लोग को ये पेपर देना है। ये पेपर सबको देना है, कॉमन है, लेकिन पेपर 2 किसको देना है? जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनको ये क्वेश्चन ये पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा, पेपर 3। जनरल स्टडीज, फाइनेंस का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी सेम 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का इसका। ये क्लियर है? मैंने क्या बोला? ये तो टायर 2 का बताऊँ, बस टायर 2 यहीं तक है। टायर 1, टायर 2 आपको एग्जाम देना है, पास करना है। क्लियर है? ये तो हमारा सीजीएल का। सीजीएल ध्यान देना, वापस मैं रिपीट करता हूँ। एसएससी सीजीएल, अगर आपने इसका प्रिपरेशन किया, इसका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस स्ट्रॉन्ग किया, तो बाकी सभी जो एग्जाम यहाँ पे मैंने लिखा है वो आराम से पास हो जाएगा, पास कर सकते हो। बस मेहनत करना है आपको, जितना हो सकता है उतना मेहनत करना है, रुकना नहीं है। फिर आता है, हम आर्मी में चलते हैं, बॉर्डर फोर्स में। ये तो हमारा बेसिक है, मतलब ये 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिक। एक आता है एसएससी जीडी, नाम सुना रहेगा बहुत बार, जनरल ड्यूटी।
नाम सुना है एसएससी जीडी, वो 10th बेस पे एग्जाम लेता है। और एक एसएससी सीपीओ, सीपीओ कितने बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम लेता है। तो 10th में मतलब आपको क्या मिलता है, कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है, और एक सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स उसमें, और एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपको कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है। उसका एज लिमिट कितना, 18 से 23 साल। और ये तो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बोला कि 18 से 23 साल आपका एज लिमिट है। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको 3 इयर्स बढ़ जाएगा, मतलब 18 टू 26 इयर्स। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स, मतलब 18 टू 28 इयर्स आपका ये एज लिमिट हो जाएगा। इसमें ये सेम पोस्ट है, और 2-3 पोस्ट और है, मैंने कॉमन लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप कांस्टेबल के लिए 10th बेस पे आप एग्जाम दे रहे हो तो कांस्टेबल बनोगे इस पोस्ट में, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये जो पोस्ट, ये जो डिपार्टमेंट दिया, यहाँ पे आपको कांस्टेबल बनने का चांसेस है अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा 10th बेस पे। और वही अगर आपने सीपीओ के बेस पे फॉर्म भरा ग्रेजुएशन बेस पे, तो यहाँ पे आपको एसआई का पोस्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट यही रहेगा, यहाँ पे एसआई का पोस्ट मिल सकता है। और दिल्ली पुलिस का पोस्ट, दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिल सकता है दिल्ली पुलिस में, या सीएपीएफ जो आप लोग डिमांड करोगे, जो आप लोग एप्लीकेशन करते समय जो टिक करोगे, वो उसके पोस्ट में आपको मिल सकता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये 4-5 पोस्ट है, या इसके अंडर में आपको एसआई का पोस्ट मिलेगा। देखा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, ये मैंने पोस्ट सेम रखा है। इसके लिए यहाँ पे अगर आप 10th के बेस पे एग्जाम दोगे तो 10वीं के बेस पे कांस्टेबल बनोगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सीपीओ का फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ पे एसआई का पोस्ट मिलेगा, बॉर्डर पुलिस फोर्स। और इसका एग्जाम का पैटर्न हम देखेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 20 से 25 साल है, 3 साल एक्सटेंशन ओबीसी के लिए, 5 साल एक्सटेंशन एससी एसटी कैटेगरी के लिए। और अगर इसका एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको 0.50 मार्क्स कटता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। और उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, पीटी पीएसटी। यहाँ पे आपका चेक करेंगे रेस, रनिंग। पीएसटी में क्या होता है, वेट, हाइट और चेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे चेक करते हैं। मतलब दो सेशन रहेंगे 10th के बेस पे, एसएससी जीडी के बेस पे आपको 10th बेस पे 2 पोस्ट मिलेंगे। एक क्या बोलते हैं, दो एग्जाम दे सकते हो, दो बार में एग्जाम देना पड़ेगा। एक सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा आपको, और एक पीटी, ये आपको फिजिकल टेस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सीपीओ का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा 3 जगह का, मतलब 3 स्टेज हो जाते हैं आपके। पहला सीबीटी देना पड़ेगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको टेस्ट ऑनलाइन रहेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके। ये होने के बाद पास होते हो, फिर आपका फिजिकल होता है। अगर फिजिकल में भी आप पास होते हो, फिर जाके इंग्लिश का एग्जाम होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब पैसेज दिया रहता है, उसमें क्वेश्चन दिया रहता है और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना पैसेज में से, ये कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये टेस्ट, ये पास होने के बाद आपको ऐसा का पोस्ट मिल जाता है। ये सब यहाँ पे क्लियर है, मैंने क्या बोला। इन सब के लिए 10th का बेस, 12वीं का और ग्रेजुएशन मतलब कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया रहेगा, सबके लिए कॉमन है। ध्यान देना, मैंने कोशिश किया है ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए हर एक पोस्ट। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो शायद से आप समझ सकते हो कि भाई मेरा एज कितना है, मैं पढ़ा लिखा कितना हूँ, या मेरा 12th है कि नहीं, टीवा है कि नहीं। अगर मेरा अपेरेंट टीवा है तो मैं 12th के बेस पे फॉर्म भर सकता हूँ, 12th के बेस पे ये पोस्ट है, इसका फॉर्म भर सकता। सैलरी भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि सैलरी कम है, आप पढ़ते रहो और अगर आप ग्रेजुएशन हो जाएगा तो इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपका मेन फोकस क्या हो रहा है, आप फोकस क्या करना, आपको सीजीएल की तैयारी करनी है। एसएससी सीजीएल मतलब थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करोगे ना तो इसका पैटर्न सब में मैच होता है। और सेम आपको रेलवे में भी काम है, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो रेलवे में भी यही सेम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे वहां पे भी रहता है, वहां पे सिर्फ इंग्लिश नहीं रहता रेलवे में, तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा और आपने तैयारी अच्छे से किया रहेगा। यही क्वेश्चन देखना, अगर आपने ध्यान से देखोगे सेम टॉपिक है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यहाँ पे सब में सेम है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना है,
कोई भी एग्जाम दे सकते हो। पर क्या करना, सेपरेट सेपरेट पढ़ो। मैथ्स का पूरा मैथ्स पढ़ा रहो, रीजनिंग पूरा, जीएस पूरा, इंग्लिश पूरा। जब ऐसे सेपरेट 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 पढ़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, नहीं मैं ये तो आता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स मेरे को आता है, ये कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना। थोड़ा समझ के लेना, एक दो बार वीडियो देखना, फिर आपको पूरा पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। थैंक यू।